जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा के जीके के चैनल पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम से रिलेटिव एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आज के जो क्वेश्चन है वे सभी गोल्डन क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप पता कर सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और आपकी तैयारी अभी कितनी होनी बाकी रही है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखेगा, क्योंकि आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए री एग्जाम के लिए गोल्डन साबित होने वाला है। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपका क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। तो आपसे सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रपति जो आपका अध्यादेश जारी करता है वह आपका किस अनुच्छेद के तहत करता है। ऑप्शन आपके सामने है, अनुच्छेद 123 के तहत, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 125 या अनुच्छेद 127। तो अगर मेरे प्यारे साथियों आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हैं। तो बता दीजिएगा कि भारत के जो राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है वह आपकी अनुच्छेद 123 में होती है। तो ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह अध्यादेश जारी कब करता है। तो जब दोनों सदनों का सत्र न चल रहा हो तब क्या कर सकता है, भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ए विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, कमेंट बॉक्स में आप इस क्वेश्चन का जवाब बता दीजिएगा कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं। तो अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और हमारे चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। ऑप्शन है 40 400, 50 550, 450, 60 550 या 60 500। तो बताइएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, सोचिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो कितनी हो सकती है, 60 और 500 हो सकती है। तो डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। जबकि अपवाद के रूप में आपके दो राज्य निकल कर आते हैं। पहला आता है आपका गोवा, जिसमें जो विधानसभा के जो सदस्य हैं उनकी जो संख्या है आपकी 40 है। और दूसरा आता है आपका सिक्किम। कौन सा आता है, सिक्किम, जिसमें आपकी 32 है। तो इन दो क्वेश्चनों को आपको ध्यान में रखना होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें विधानसभा के जो सदस्यों की न्यूनतम संख्या 32 है। तो सिक्किम हो जाएगा, 40 आपका गोवा में हो जाएंगी। तो इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको क्वेश्चन ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी। तो किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी। ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन सिकंदर शाह या मोहम्मद बिन तुगलक। तो बताइएगा, किस शासक ने भारत में जो तुगलक वंश की नींव रखी थी, किसने रखी थी। आपका सही जवाब हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी। और कब रखी थी, 1320। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, गयासुद्दीन तुगलक का जो वास्तविक नाम था वह आपका क्या था। तो गयासुद्दीन तुगलक का जो वास्तविक नाम था उसका नाम था आपका गाजी मलिक। क्या था, गाजी मलिक आपका गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम हो जाता है। जिन्होंने जो आपके गयासुद्दीन तुगलक थे, ये दिल्ली का पहला शासक बने थे जिन्होंने नहरों का निर्माण कराया था। क्या कराया था, इन्होंने नहरों का निर्माण कराया था। और तुगलकाबाद जो आपका नगर था वह इन्होंने ही बसाया था। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था तुगलक वंश की जो नींव रखी थी गयासुद्दीन तुगलक ने आपकी रखी थी। तो आपको ध्यान में रखना होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रक्त में माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। तो रक्त किसके माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। तो रक्त आपका वृक्क ध्वनि के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। तो बी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपके री एग्जाम के लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, क्वेश्चनों को सोचिएगा, समझिएगा, विचार कीजिएगा।
एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। और जो लास्ट के अंतिम जो आपके 5 क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया। तो असहयोग आंदोलन जो था वह आपका कब वापस ले लिया गया था। फरवरी 1922 में, मार्च 1926 में, मई 1939 में या सितंबर 1925 में, बताइएगा। असहयोग आंदोलन जो वापस ले लिया था वह आपका फरवरी कब ले लिया था, फरवरी 1922 को ले लिया था। बात करते हैं करेक्ट डेट की, तो वह आपकी डेट क्या थी, तो 12 फरवरी 1922 को, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। बात करते हैं क्यों ले लिया गया था, तो इसमें जो आपकी 4 फरवरी को, कब, 4 फरवरी 1922 को आपकी क्या थी, गोरखपुर में चोरी चोरा नाम से एक घटना घट गई थी जिसमें जो है 21 पुलिसकर्मियों की हत्या हो गई थी, जिसके कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। तो करेक्ट डेट आपसे पूछी जा सकती है, तो 22 फरवरी 1922 आपकी करेक्ट डेट थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने के लिए कौन सी कंपनी का निर्माण किया था। तो अंग्रेजों ने जो भारत में भारत में व्यापार करने के लिए कंपनी का निर्माण किया था, किसका किया था, तो आपका सही जवाब जो हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या किया था, निर्माण किया था। इसमें आपका ए विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1600 ईसा में आई थी। और इन्होंने जो अपनी पहली कंपनी स्थापित की थी वह आपकी कहाँ पर स्थापित की थी, तो सूरत में। कहाँ पर, सूरत में इन्होंने पहली कंपनी स्थापित की थी। कब की थी, 1608 में। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने के लिए कौन सी कंपनी का निर्माण किया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी आपका सही जवाब हो जाएगा, जो कि भारत में आपकी 1600 ईसा में आई थी। और इन्होंने जो अपनी पहली कंपनी का गठन किया था वह आपका 1608 में किया था। तो इतने क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लोकसभा के सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूची अवधि कितनी क्या होती है। ऑप्शन है 1 माह, 3 माह, 5 माह और 6 माह। अधिकतर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, 6 माह लग ही जाते हैं, जो कि आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर 1 माह आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। जब लोकसभा का जिक्र आ गया है तो भारत में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि यूपी में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, या यूपी में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है, तो इसमें आपकी हो जाएगी 80 होती है। बात कर लेते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा के सदस्य भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं 31 होते हैं। दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ओजोन परत निम्नलिखित में से किसके कारण नष्ट हो रही है। तो जो आपकी ओजोन परत है, जो आपकी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है, वह जो आपकी ओजोन परत है किसके कारण नष्ट हो रही है। तो किसके कारण नष्ट हो रही है, तो इसमें जो आपका करेक्ट जवाब हो जाता है CFC के कारण नष्ट हो रही है। तो ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में काम आता है। तो कौन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में काम आता है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका, प्लाज्मा या हीमोग्लोबिन। तो बताइएगा, निम्नलिखित में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में कौन काम आता है। तो जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में काम आता है वह आपका श्वेत रक्त कणिका आती है। तो ए विकल्प इसमें आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं कि मानव शरीर की जो रक्त रक्षक कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो मानव शरीर में जो रक्त रक्षक कहा जाता है वह भी आपका श्वेत रक्त कणिका को कहा जाता है, जिसे हम WBC के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, WBC के नाम से जानते हैं। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपके लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है, वह
है वह कौन है? तो बताइएगा ऐसा कौन सा यात्री है जिसने विजयनगर साम्राज्य का बहुत ज़्यादा वर्णन किया है? तो कौन सा हो जाएगा आपका यात्री? विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा समझिएगा और कमेंट बॉक्स में उत्तर को बताइएगा। तो निकोलो कोंटी, निकोलो कोंटी बी विकल्प के साथ इसमें सही जवाब हो जाएगा। निकोलो कोंटी ने आपका विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत विस्तृत रूप से क्या क्या है वर्णन किया है। बात कर लेते हैं निकोलो कोंटी भारत में कब आया था? तो निकोलो कोंटी भारत में 1420 में आया था। और किसके दरबार में आया था? तो देव राय, किसके दरबार में आया था? देव राय प्रथम के दरबार में आपका निकोलो कोंटी आया था, जिसने विजयनगर साम्राज्य का आपका वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्वतंत्रता के बाद रियासतों को एकीकरण में संपूर्ण महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई? तो स्वतंत्रता के बाद जो आपकी देशी रियासतों को एकीकरण के जो संपूर्ण जो एकीकरण करने के लिए जो जो महत्वपूर्ण जो सबसे ज़्यादा भूमिका निभाई थी वह आपकी किसने निभाई थी? तो इसमें आपका ए विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, चरकुला नृत्य संबंधित है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चरकुला नृत्य। तो बताइएगा चरकुला नृत्य संबंधित है आपका, चरकुला जो नृत्य है वह आपका किससे संबंधित है? तो चरकुला नृत्य आपका उत्तर प्रदेश यानी सी विकल्प इसमें बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है नालंदा में, प्रयागराज में, कन्नौज में या थानेश्वर में। तो बताइएगा हर्षवर्धन की राजधानी आपसे पूछा गया है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वह आपकी कन्नौज में थी, यानी सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। बात कर लेते हैं हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे? तो हर्षवर्धन आपके वर्धन वंश से संबंधित थे। वर्धन वंश या आपको पुष्य क्या पुष्य भूति वंश भी मिल सकता है। हर्षवर्धन जो थे वर्धन वंश या पुष्य भूति आपका जो वंश था उससे आपके संबंधित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो जो आपके गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में, बोध गया में, लुम्बिनी में या कुशीनगर में? बताइएगा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया? तो गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वह आपका सारनाथ में दिया था। और सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए थे, सबसे पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। और सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए थे वह आपके कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, गौतम बुद्ध किससे संबंधित थे? तो गौतम बुद्ध वंश जो थे वह आपके शाक्य जाति से संबंधित थे। कौन? गौतम बुद्ध। तो यह क्वेश्चन का भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। तो कंप्यूटर की जो स्मृति होती है उसका मापन किसके द्वारा किया जाता है? वोल्ट के द्वारा, एम्पियर, बिट्स या ओल्स के द्वारा? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो कंप्यूटर की जो स्मृति होती है उसका मापन हम किसके द्वारा करते हैं? बिट्स के द्वारा करते हैं, यानी सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था। भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट, एप्पल? तो बताइएगा अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला भारत का प्रथम उपग्रह आपसे पूछा गया है। तो अंतरिक्ष में जो आपका भारत का पहला उपग्रह भेजा गया था, कौन सा भेजा गया था? आर्यभट्ट भेजा गया था। तो सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है? तो जीवाश्म आपकी जो जीवाश्म है वह आपकी किस प्रकार के सेल में पाई जाती है? तो वह आपकी रूपांतरित सेलों में पाई जाती हैं। तो सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है? तो वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बताइएगा वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो आपकी गैस होती है कौन सी होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? तो वायुमंडल में जो सबसे ज़्यादा गैस होती है वह आपकी नाइट्रोजन गैस होती है। क्या होती है? वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस आपकी नाइट्रोजन गैस होती है। और लगभग कितनी होती है? तो लगभग आपकी जो होती है 78.8, कितनी?
वायुमंडल में 78.8% आपकी क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। बात कर लेते हैं ऑक्सीजन गैस की। तो ऑक्सीजन गैस आपकी दूसरे नंबर पर पाई जाती है, जिसकी जो प्रतिशत होता है 20.95 होता है। और उसके बाद आपकी जो आ जाती है थर्ड नंबर पर जो आती है आर्गन गैस होती है, जो आपकी 0.93% होती है। तो इन तीनों गैसों का आपको पता होना चाहिए। इन तीन गैसों में से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वायुमंडल में जो प्रथम स्थान पर गैस पाई जाती है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है 78.8%। सेकंड जो दूसरे स्थान पर आती है ऑक्सीजन गैस आती है 20.95%। और थर्ड नंबर पर आपकी आर्गन गैस पाई जाती है, जो आपकी 0.93% कुल वायुमंडल की गैसों का क्या होती हैं। तो यह क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है। तो ऐसी हवा आपकी कौन सी हो जाएगी जो वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है। तो कौन सी गैस हवा हो जाती है, तो आपकी हो जाएगी मानसूनी हवा। मानसूनी हवा वर्ष में लगभग 2 बार अपनी दिशा को क्या करती है, परिवर्तित करती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अधिकतर बच्चों को इस क्वेश्चन का जवाब होता है। क्वेश्चन है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण होती है। जो आपका ज्वार भाटा होता है उसकी उत्पत्ति आपकी किसके कारण होती है, बताइएगा। ज्वार भाटे की उत्पत्ति, तो ज्वार भाटा जो होता है उसकी उत्पत्ति आपकी किसके कारण होती है, तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होती है, ज्वार भाटे की उत्पत्ति होती है। तो सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गोबी, कालाहारी, आटागामा और सहरा क्या हैं। ऑप्शन है सब्जी के नाम है, मरुस्थल है, चक्रवाती तूफान है या शीतोण घास के मैदान है। तो बताइएगा, गोबी, कालाहारी, आटागामा, सहरा, तो ये क्या हो जाते हैं, तो ये आपके मरुस्थल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये आपके सभी मरुस्थल हो जाते हैं। बात कर लेते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है गोबी मरुस्थल। तो गोबी मरुस्थल आपका कहाँ पर है, तो गोबी मरुस्थल आपका जो चीन मंगोलिया वाला क्षेत्र है, जो चीन मंगोलिया वाला क्षेत्र है वहाँ पर क्या है, आपका गोबी मरुस्थल है। काला हरी मरुस्थल की बात करें तो काला हरी मरुस्थल आपका बोत्सवाना में है। और आटाकामा की बात करें तो आटाकामा मरुस्थल आपका दक्षिणी अमेरिका में है। कहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका में है। और बात करते हैं सहारा मरुस्थल की, तो सहारा मरुस्थल जो पाया जाता है वह आपका मैक्सिको, सूडान, चाड, ऐसे सूडान वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर आपका सहारा मरुस्थल पाया जाता है। और जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है कौन सा, सहारा मरुस्थल। तो गोबी, कालाहारी, आटागामा और सहारा पूछे गए थे आपके क्या है, तो ये आपके सभी मरुस्थल हैं। बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वे आपके कौन थे, 23वें तीर्थंकर आपके जैन धर्म के पूछे गए हैं। तो बताइएगा, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हो जाते हैं। तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वह आपके पार्श्वनाथ थे। कौन थे, पार्श्वनाथ। सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। बात कर लेते हैं 24वें तीर्थंकर की, तो 24वें तीर्थंकर आपके महावीर कौन थे, महावीर स्वामी थे। कौन से थे, 24वें तीर्थंकर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। तो निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी नदी है जो आपकी डेल्टा नहीं बनाती है। तो कौन सी नदी नहीं बनाती है, नर्मदा नदी आपकी डेल्टा नहीं बनाती है, यह आपकी क्या बनाती है, मुहाना बनाती है। तो नर्मदा नदी इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियाई खेलों में जो 400 मीटर की दौड़ में पहली स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला हैं वे आपकी कौन हो जाएंगी, तो कमलजीत सिंधु। कमलजीत सिंधु आपका सी विकल्प के साथ बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मुझे लगता है आपका हिंदी से क्वेश्चन है, नीलकंठ में कौन सा समास है। तो इसमें आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का प्रतिशत है। तो उत्तर प्रदेश की जो आपकी कुल आबादी है भारत की आबादी का कितने प्रतिशत है? तो बताइएगा, विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा कि उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितने प्रतिशत है। तो कितने प्रतिशत है? 16.4% है। तो ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का 16.4% आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? तो बांग्लादेश का जो आपका क्रिकेट मैदान था उस पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? तो इसमें आपका जो बिल्कुल करेक्ट जवाब आ जाता है रमन लंबा। कौन? रमन लंबा। डी विकल्प के साथ इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बांग्लादेश का जो क्रिकेट मैदान था, जो क्रिकेट स्टेडियम है, वहाँ पर आपकी इनकी मृत्यु हो गई थी। तो डी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं? तो निम्नलिखित में से जो आपके गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं वे कौन से हैं? पवन ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, ज्वार, शक्ति। तो बताइएगा, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत आपके कौन कौन से हो जाते हैं? तो गैर ऊर्जा के जो परंपरागत आपके स्रोत आ जाते हैं पवन ऊर्जा और इसमें ज्वार, शक्ति। ए और डी विकल्प आपका यानी विकल्प बी के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष आपसे पूछा गया है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। तो भारत में जो आपका संपत्ति का अधिकार है वह अब क्या रह गया है? संवैधानिक अधिकार रह गया है, मौलिक अधिकार रह गया है, कानूनी या प्राकृतिक अधिकार। तो बताइएगा, भारत में जो संपत्ति का अधिकार है अब क्या रह गया है? तो वह आपका एक कानूनी अधिकार रह गया है। तो सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपसे पूछा गया है कहाँ पर स्थित है? तो जिम जो आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क है वह आपका रामनगर में स्थित है, रामनगर नैनीताल में स्थित है। तो ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सुंदरबन है, तो सुंदरबन क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में है, दक्कन का पठार पर है, गोदावरी डेल्टा में है या महानदी डेल्टा में? तो बताइएगा, सुंदरबन। तो सुंदरबन क्या है? सुंदरबन एक डेल्टा है जो लगभग विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन सा? सुंदरबन डेल्टा। और कहाँ पर है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कहाँ पर? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का एक डेल्टा है। तो ए विकल्प के साथ आपका क्या हो जाता है? बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं। तो ध्वनि की जो मापक इकाई है जिसके द्वारा हम ध्वनि को मापते हैं, हम किसके, आपसे उसका मात्रक पूछा गया है कि ध्वनि का मात्रक क्या है, हम ध्वनि को किसके द्वारा मापते हैं? तो ध्वनि को हम किसके द्वारा मापते हैं? तो ध्वनि को हम डेसिबल में मापते हैं। तो डी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? जो हरित गृह प्रभाव है वह आपका ऐसी कौन सी गैस की अधिकतम मात्रा हो जाती है जिसके अधिकतम होने पर यह क्या हो जाता है? हरित गृह प्रभाव बढ़ जाता है। तो कौन सी गैस हो जाएगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका ए विकल्प के साथ CO2 इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ताजमहल बंदरगाह क्यों हो रहा है? सॉरी, ताजमहल बंद रंग क्यों हो रहा है? बंदरगाह नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ताजमहल बंद रंग मतलब ताजमहल का जो रंग है वह गंदा, मतलब थोड़ा सा भद्दा सा पड़ रहा है, वह आपका क्यों पड़ रहा है? तो क्यों पड़ रहा है इसका जवाब सभी को पता होता है, अम्लीय वर्षा के कारण। तो डी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
अंटार्कटिका जाने वाली प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे तो कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर एस.जे. कासिम। तो बी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चे बिल्कुल करेक्ट जा रहे थे। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है? ओस, कोहरा, धुआं, धुंध, पाला, मेघ या वर्षा। तो क्या हो जाएगा इसमें? धुआं सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आपसे पूछा गया है। विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा समझिएगा बताइएगा। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आपका कौन सा हो जाता है? तो कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य है। कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो जाता है। तो सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कलपक्कम में स्थित है। तो कलपक्कम में आपका क्या स्थित है? तो कलपक्कम में जो स्थित है वह आपका परमाणु ऊर्जा केंद्र है। क्या? परमाणु ऊर्जा केंद्र। सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ हो जाता है क्या हो जाएगा आपका? अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राज्यसभा का सदस्यावधि, मतलब जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी अवधि कितने वर्ष होती है? तो उनकी अवधि आपकी 6 वर्ष होती है। बात कर लेते हैं लोकसभा के जो आपके सदस्य होते हैं उनकी अवधि कितनी होती है? तो उनकी अवधि आपकी 5 वर्ष होती है। तो दोनों क्वेश्चनों का आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। तो देश में जो आपकी मुद्रा है उसकी आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करती है। ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मगध साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वह आपका उदयन था। तो सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। सूची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सूची स्तूप का जो निर्माण कराया था वह आपका अशोक ने कराया था। सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? तो सुविख्यात जो आपका सूर्य मंदिर है वह आपका किस स्थान पर निर्मित है यह आपको बताना होगा। तो कहाँ पर हो जाएगा? तो कोणार्क इसमें सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट था वह आपका उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए री एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। अगर आपने इस प्रैक्टिस सेट को पूरा कवर कर लेते हो तो मैं मानता हूं कि आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको सीधे री एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट की PDF पाना चाहते हो तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी इसकी जो आपकी PDF है वह आपको मिल जाएगी। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।